हेलो डियर लर्नर्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स क्या है इसके अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईएम वेव्स क्या होते हैं बेसिकली। तो अगर हम ईएम वेव को डिफाइन करें तो ईएम वेव्स आर वेव्स दैट आर क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड। इन अदर वर्ड्स ईएम वेव्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और उनकी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही होती है उसके परपेंडिकुलर होती है। यानी कि आप इधर फिगर में देख सकते हैं, अगर जो हमारी वेव है, ये वेव हमारी एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है यहाँ पे, तो हमारा एक जो फील्ड है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस में है और एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस में है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों अलग अलग प्लेन में हैं और ये दोनों ही जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है इस वेव का इसके भी परपेंडिकुलर हैं। यानी कि तीनों डायमेंशन में तीनों अलग अलग 90 डिग्री अपार्ट हैं। ओके, इसके अलावा दोस्तों अभी हम बात करेंगे वेवलेंथ की, फ्रीक्वेंसी की और स्पीड की। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि किसी भी वेव की वेवलेंथ क्या होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है प्लस इसकी स्पीड क्या होती है। तो स्पीड तो आप सभी जानते ही हैं कि एक सेकंड में वेव जितना भी ट्रेवल करती है वो उसकी स्पीड होती है। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है उनकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये इसकी स्पीड फिक्स होती है। और आप जानना चाहेंगे कि वेवलेंथ क्या होती है। तो वेवलेंथ होती है किसी भी एक वेव के स्टार्टिंग से एक साइकिल कंप्लीट होने तक जितनी भी डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है उसको वेवलेंथ कहते हैं। तो आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं, आप या तो टॉप से टॉप पे ले लें या फिर बॉटम टू बॉटम ले लें, ये बराबर ही आएगा। या तो फिर आप यहाँ से सेंटर से ले लें, सेंटर से यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो भी ये बराबर ही आएगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया वेवलेंथ क्या है। किसी भी वेव के एक पॉइंट से लेके, एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एक कंप्लीट साइकिल होने तक जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो इसकी वेवलेंथ होती है। और दोस्तों फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स, यानी कि एक वेवलेंथ यानी कि एक साइकिल। तो टोटल जितनी भी साइकिल एक सेकंड में एक वेव कवर करती है उसको हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हम देखते हैं हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल्स होती है, यानी कि 50 हर्ट्ज। यानी कि एक सेकंड में वो 50 बार जीरो होती है, 50 बार वो प्लस में जाता है, 50 बार वो नेगेटिव साइड जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव 50-50 बार होता है। इस तरीके से वो 50 हर्ट्ज बनता है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी फ्रीक्वेंसी होती है। तो चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं हम इसकी। अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बिट विल इंड्यूस a changing electric field and vice versa. The two are linked. These changing fields form electromagnetic waves. Electromagnetic waves differ from mechanical waves in that they do not require a medium to propagate. Okay, तो यहाँ पे वो सेम बात की गई है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो एक दूसरे को क्रिएट करते हैं। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रहा होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे और ये क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरीके से जनरेट होती है। ओके, बस
अब आपको देखने वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी एक खासियत क्या होती है कि इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपेगेट होने के लिए, जबकि आपने देखा होगा कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उनके लिए मीडियम की जरूरत होती है, जैसे कि साउंड वेव वैक्यूम में कभी भी ट्रेवल नहीं करती है। यानी कि जहां भी वैक्यूम है, एटमॉस्फेयर नहीं है जहां पे, वहां पे आपको साउंड सुनाई नहीं देगा किसी भी चीज का। जैसे कि स्पेस है, जैसे कि हमारा मून है, हमारे मून पे भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो मून पे अगर आप कुछ बोलेंगे तो किसी को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है, तो वहां पे साउंड वेव ट्रेवल नहीं होगी। जबकि आप अगर मून पे कोई भी एक टॉर्च ले जाके जलाएंगे तो टॉर्च में से जो लाइट निकलेगी वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि वो जो लाइट है वो आप आराम से देख सकते हैं मून के ऊपर, कहीं भी सरफेस पे आप लाइट दिखाएंगे तो आपको लाइट दिखाई देगी, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है और उसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रैवलिंग के लिए। ओके, अभी हम कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी होती हैं उनका स्पेक्ट्रम देखेंगे, अलग अलग बैंड्स। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी है दे आर ट्रांसवर्स वेव्स, यानी कि ये ट्रांसवर्स वेव होते हैं। ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है इस वेव के, वो इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, ओके, या ऑक्सीलेट करते हैं। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस में है प्रोपेगेशन का, जबकि ये जो इसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं, वाई और जेड एक्सिस में। ओके, जबकि अगर आप देखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जैसे कि साउंड वेव, तो वो कहाँ ऑक्सीलेट करती है, अगर वो एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट कर रही है तो वो वाइब्रेट भी एक्स एक्सिस में ही करती है, मतलब सेम डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करती है या ऑक्सीलेट करती है, जिस डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट हो रही है या चल रही है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है डोंट नीड मीडियम एंड कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। ओके, तो आपने देखा होगा जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो क्या है, जैसे कि साउंड वेव है उनके लिए मीडियम की जरूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो ये स्पेस में आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। ट्रेवल एट एग्जैक्टली सेम स्पीड इन अ वैक्यूम। ओके, तो इनकी जो स्पीड होती है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 लाख मीटर पर से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ओके, या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये वैक्यूम में होती है। और अगर आप इनको किसी मीडियम से गुजारें तो इनकी स्पीड चेंज हो जाती है, लेकिन वैक्यूम में इनकी स्पीड हमेशा सेम रहती है। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अगर कहीं से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गुजर रही है, अगर आप उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट, देयर फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज ट्रेवलिंग इन मीडियम। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या खासियत होती है, अगर आप इनको किसी भी मीडियम के थ्रू ट्रेवल कराएं तो इनकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता, जबकि मीडियम में इसकी वेवलेंथ और स्पीड में चेंज हो जाता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ओके, तो अभी डिफरेंट डिफरेंट जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड्स वगैरह, उनके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको ब्रॉडली जब हम क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि आप 11th-12th की बुक्स में देखते हैं, तो ब्रॉडली इसको क्लासीफाई करने के लिए हम 8 कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करते हैं, 7 कैटेगरी में। ओके, तो 7 कैटेगरी में सबसे पहले क्या है, रेडियो वेव्स। तो स्टार्टिंग जो होती है हमारी, वहां से हम रेडियो वेव से शुरू करते हैं उसको, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले रेडियो वेव्स 1 हर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज तक इसमें रेडियो वेव्स आते हैं। उसके बाद 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 गीगाहर्ट्ज तक आते हैं माइक्रोवेव्स। ओके, फिर 3000 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक आते हैं इंफ्रारेड। उसके बाद फिर और फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाएं तो उसके बाद फिर विजिबल आ जाता है हमारा, विजिबल लाइट जो कि हमें दिखाई देती है, तो इसकी रेंज है 400 से लेके 750 टेराहर्ट्ज। इससे और आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर अल्ट्रावायलेट
स्पेक्ट्रम शुरू हो जाता है। तो अल्ट्रावायलेट जो वेव्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 750 टेराहर्ट्ज टू 30 पेटाहर्ट्ज। और इसके अल्ट्रावायलेट के बाद फिर एक्स रेज शुरू हो जाती है। तो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी रेंज है 30 पेटा टू 30 एक्साहर्ट्ज। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की, ये होती है 30 एक्साहर्ट्ज। ओके, तो हम आपको बता दें कि जो एक्साहर्ट्ज होता है वो होता है 10 टू द पावर 18, यानी कि 30 इंटू 10 टू द पावर 18 साइकिल्स पर सेकेंड। ओके, अभी इनकी कुछ आप इनके यूजेस या इनकी कुछ विशेषताएं देखिए। तो सबसे पहले जो रेडियो वेव्स होती है, तो रेडियो वेव्स जो है वो बेसिकली हमारे जो टीवी ब्रॉडकास्ट, रेडियो ब्रॉडकास्ट वगैरह होता है और कम्युनिकेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल होती हैं रेडियो वेव्स। कुछ कुछ रडार में भी ये यूज होती हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव्स जो है वो मेनली हमारे रडार्स में यूज होते हैं। और इसके अलावा ये कहाँ यूज होते हैं, जो हमारे घर में माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें भी माइक्रोवेव्स यूज होते हैं। जो हमारे फोन्स होते हैं फोन में यूज होती है। जो हमारे फोन होते हैं 4G 5G उसमें माइक्रोवेव्स यूज होते हैं। अब हम इंफ्रारेड की बात करते हैं। तो इंफ्रारेड जो होती है वो हीट का फॉर्म होती है एक तरह से, यानी कि हम अपने कपड़े धूप में डालते हैं सुखाने के लिए, तो उसमें क्या होता है इंफ्रारेड जो होती है सन की, उसकी वजह से हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे कि जो हीट ट्रांसमिट होती है वो इंफ्रारेड की वजह से होती है। जो आग होती है उससे हमें हीट फील होती है क्योंकि उसमें से इंफ्रारेड निकलती है। ओके, हमारी बॉडी से भी इंफ्रारेड निकलती है। ओके, जो रेडिएटर्स होते हैं रेडिएटर्स से इंफ्रारेड निकलती है। नेक्स्ट है विजिबल। तो विजिबल लाइट जो होती है, विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसमें कि VI, B, G, Y, R जो ये कलर्स होते हैं 7 कलर्स, वो इसके अंदर आते हैं इस बैंड में। इसके बाद फिर अल्ट्रावायलेट जो है, अल्ट्रावायलेट की क्या स्पेशलिटी होती है, इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द स्किन यूज्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। देन नेक्स्ट एक्सरे। तो एक्सरे तो सभी लोग जानते हैं कि एक्सरे किस लिए यूज होता है। एक तो स्कैनर्स में यूज होता है जो एयरपोर्ट वगैरह पे, दूसरा ये यूज होता है मेडिसिन में, और हमारी बॉडी के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें यूज होता है। इसके अलावा फिर सबसे लास्ट गामा रे, ये बहुत ही डेंजरस रेडिएशंस होते हैं लेकिन ये मेडिसिन में भी यूज होते हैं। ओके, रेडियोथेरेपी में जहाँ पे कैंसर सेल्स को मारा जाता है वो इन्हीं के थ्रू मारा जाता है। और प्लस जो भी स्टेराइल किए जाते हैं ना टूल्स वगैरह, जैसे डेंटिस्ट वगैरह या फिर जो भी सर्जन है वो अपने टूल्स को स्टेराइल करते हैं गामा रेज एक्सपोज करके। अब आप ये जो बैंड्स हैं, ये 7 जो बैंड है फ्रीक्वेंसी बैंड, इनमें आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है आप देखेंगे। और आप जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ का जस्ट अपोजिट होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू सी वाई न्यू होता है, या फिर न्यू इज इक्वल टू सी वाई लैम्डा होता है। यानी कि आप स्पीड से फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे तो वेवलेंथ आ जाएगी, और स्पीड से वेवलेंथ को डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, जबकि वेवलेंथ जो है वेवलेंथ घटती जाती है। ओके, लेफ्ट टू राइट। और जो एनर्जी होती है या पेनिट्रेशन पावर होता है जो वेव्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के। ओके, क्योंकि E इज इक्वल टू एच म्यू होता है। तो आप देखेंगे कि एनर्जी जो है लेफ्ट टू राइट जब आप जाएंगे तो एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ है, आप इन फिगर्स में देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके से वेवलेंथ जो है वो कम होती जा रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। रेडियो वेव्स में लैम्डा बहुत ज़्यादा है, फिर लैम्डा कम हुआ, और जबकि इस वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। इंफ्रारेड में बढ़ी, फिर विजिबल लाइट में और ज़्यादा हुई, अल्ट्रावायलेट में और ज़्यादा हुई, एक्स रेज में और ज़्यादा हो गई, गामा में और भी ज़्यादा हो गई। ओके,
तो ये तो एक जनरल ओवरव्यू था। आप इस फिगर के जरिए भी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से रेडियो वेव से गामा रे तक आप जाते हैं तो किस तरीके से वेवलेंथ जो है कम होती जाती है, और उस वेवलेंथ का जो साइज है वो साइज यहाँ किसी और चीज के साइज के साथ दिखाया गया है। किस साइज का आइडेंटिकल है? जैसे कि आप देखेंगे जो रेडियो वेव्स होती है उसकी वेवलेंथ आइडेंटिकल होती है बिल्डिंग साइज की, और फिर माइक्रोवेव्स जो होती है, माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ है वो ऑलमोस्ट होती है किसी एनिमल के साइज की, चाहे ह्यूमंस हो या फिर स्मॉल इंसेक्ट्स हो जैसे कि बटरफ्लाईज। देन इसके बाद आगे बढ़ोगे आप तो आप देखोगे जो इंफ्रारेड है वो उसकी वेवलेंथ होती है ऑलमोस्ट नीडल पॉइंट के बराबर। विजिबल लाइट की होती है प्रोटोजोआ के साइज के बराबर। देन अल्ट्रावायलेट लाइट की जो है वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके बराबर होती है वेवलेंथ। एक्सरे की एटम के साइज के बराबर होती है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास, 10⁻⁻10। देन गामा रे की होती है एटम के न्यूक्लियाई के बराबर वेवलेंथ। तो अब आप एक कंपैरेटिव स्टडी आपने देखी इसमें कि किसकी वेवलेंथ जो है किसके आसपास है ऑलमोस्ट। तो ये आपने देखा ओवरव्यू। अभी हम आपको सारे फ्रीक्वेंसी बैंड्स एक बार दिखा देते हैं, फिर हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो आप देखिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लो फ्रीक्वेंसी बैंड से। लो फ्रीक्वेंसी बैंड कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है 30 टू 300 किलोहर्ट्ज, यानी कि 30 किलोहर्ट्ज से लेके 300 किलोहर्ट्ज तक होता है लो फ्रीक्वेंसी बैंड। इसके बाद फिर मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड होता है 0.3 टू 3 मेगाहर्ट्ज। देन नेक्स्ट होता है हाई फ्रीक्वेंसी HF। HF बैंड होता है 3 टू 30 मेगाहर्ट्ज। देन VHF 30 टू 300 मेगाहर्ट्ज। अब आप देखेंगे कि जो हम नॉर्मली हम इसके पहले हमने जो 7 कैटेगरी हमने जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स की डिस्कस की थी उसमें से पहली थी रेडियो वेव्स। तो अब इस रेडियो वेव्स के अंदर ये 4 बैंड आ गए हैं। तो आप देखेंगे LF, MF, HF और VHF ये सारे रेडियो वेव्स के अंदर आते हैं, यानी कि 1 हर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज तक जो है ये आपका रेडियो वेव्स आ जाते हैं। अब आप देखेंगे इसके बाद UHF, फिफ्थ बैंड है UHF बैंड। तो UHF बैंड कहाँ से शुरू होता है? 300 मेगाहर्ट्ज से शुरू होता है। ये 300 मेगाहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज, या आप कह सकते हैं 1 गीगाहर्ट्ज। UHF मींस अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। HF is high frequency, VHF is very high frequency, UHF is ultra high frequency. So after this comes the L band. तो L band की फ्रीक्वेंसी रेंज है 1 से 2 गीगाहर्ट्ज। फिर S बैंड है, S बैंड की है 2 से 4 गीगाहर्ट्ज। C बैंड की है 4 से 8 गीगाहर्ट्ज। फिर X बैंड आ जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 8 से 12 गीगाहर्ट्ज। उसके बाद है KU बैंड 12 से 18 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जितने भी बैंड आप देख रहे हैं इनको हमने शॉर्ट में देखा था रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स के अंतर्गत। जो माइक्रोवेव्स है ये माइक्रोवेव्स की रेंज होती है 300 मेगाहर्ट्ज, यानी कि UHF से शुरू हो जाता है और ये बहुत ही लंबा चलता है। माइक्रोवेव माइक्रोवेव के अंदर सबसे ज्यादा बैंड होते हैं। तो आप देखेंगे UHF, L, S, C, X, KU बैंड ये तो इसके अंतर्गत आते ही हैं। और आप एक चीज और देखेंगे ये सारे की सारी फ्रीक्वेंसी नॉन आयोनाइजिंग है। ओके, ये आयोनाइजेशन पैदा नहीं करते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है।
आप जानते हैं आयोनाइजेशन से हमारी बॉडी में कैंसर हो जाता है, इसलिए आयोनाइजेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। अभी आप देखेंगे कि वहां पे आपने देखे 6 बैंड वहां पे थे के यू तक, उसके बाद फिर यहाँ पे के वी डब्ल्यू एम एम, ये सारे बैंड भी माइक्रोवेव्स में आते हैं। ओके, तो जो के बैंड के बैंड है इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज है 18 से 27 गीगाहर्ट्ज, के ए बैंड है 27 से 40 गीगाहर्ट्ज, वी बैंड है 40 से 75 गीगाहर्ट्ज, डब्ल्यू बैंड है 75 से 110 गीगाहर्ट्ज, फिर मिलीमीटर बैंड आ जाता है 110 से 300 गीगाहर्ट्ज। ये मेन सारे माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी रेंजेस हैं। ये सभी जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन पर्पसेस में और डिफरेंट रडार और रेडियो नेविगेशन इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ तक ये सारे नॉन आयोनाइजिंग हैं। ओके, इसके बाद भी जो आप देखेंगे इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट है, विजिबल तक ये नॉन आयोनाइजिंग है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। ये एटमॉस्फेयर में भी आयोनाइजेशन शुरू कर देते हैं। ओके, चलिए अभी हम इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी 30 साइकिल टू 300 साइकिल, ये नॉर्मली पावर लाइन कम्युनिकेशन में यूज होता है। ये रेंज, जैसे कि आप जानते हैं हमारे घरों की कॉमर्शियल सप्लाई कितनी है, 50 साइकिल पर सेकंड। अमेरिका में कितनी है, 60 साइकिल पर सेकंड। तो ये सब इसी बैंड के अंतर्गत आते हैं। देन वॉइस फ्रीक्वेंसी। ओके, सो हमारी आवाज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 साइकिल टू 20,000 साइकिल्स, तो वो इसी बैंड के अंतर्गत आते हैं। 300 साइकिल टू 3 किलोहर्ट्ज। ओके, सो स्पीच कम्युनिकेशन जो हम एक दूसरे से बात करते हैं वो इसी फ्रीक्वेंसी बैंड में आता है। उसके बाद आता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी, यानी 3 से 30 किलोहर्ट्ज। अगर इसकी वेवलेंथ देखी जाए तो ये 100 किलोमीटर होती है। तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है, सबमेरिन कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी 30 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज, यानी कि इसकी वेवलेंथ है 1 से लेके 10 किलोमीटर तक, और इसका इस्तेमाल होता है मेराइन कम्युनिकेशन में, और दूसरा ओवर द हॉरिजन कम्युनिकेशन में। ओवर द हॉरिजन कम्युनिकेशन वो होता है जहां पे एक टावर से हम फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं और वो हॉरिजन से टकरा के, यानी कि स्काई के एटमॉस्फेयर की ऊपर की लेयर्स में टकरा के वो वापस नीचे किसी दूसरी जगह पे दूसरे एक टावर में जाके और वो रिसीव होते हैं, जबकि ये दोनों टावर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अर्थ के कर्वेचर की वजह से। ओके, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स की वजह से ये कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। देन इसके बाद है मीडियम फ्रीक्वेंसी 0.3 मेगाहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 100 मीटर से 1 किलोमीटर। तो जो एएम ब्रॉडकास्टिंग होती है रेडियो में आपने सुनी होगी, वो इसी मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड के अंतर्गत होती है। साथ ही एविएशन, रेडियो नेविगेशन जो होता है, यानी कि जो पायलट बात करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, वो इसी बैंड के अंतर्गत बातचीत होती है। नेक्स्ट एचएफ हाई फ्रीक्वेंसी, तो 10 मीटर से 100 मीटर वेवलेंथ की ये फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि 3 टू 30 मेगाहर्ट्ज। ये लैंडलाइन टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट वीएचएफ 30 टू 300 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 1 मीटर टू 10 मीटर वेवलेंथ। ये इस्तेमाल होता है एफएम ब्रॉडकास्टिंग में। एफएम में आपने सुना होगा, एफएम कहाँ से कहाँ तक आप ट्यून करते हो,
88 मेगाहर्ट्ज, 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक, तो ये इसी बैंड के अंतर्गत आता है VHF में। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? बहुत सारे रडार्स में होता है, प्लस टीवी में भी होता है। तो टीवी, FM वगैरह में ये VHF ही होता है। इसके बाद UHF, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि इसकी वेवलेंथ होती है 30 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक, इसकी इसकी वेवलेंथ। ओके, और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 1000 मेगाहर्ट्ज तक, यानी 1 गीगाहर्ट्ज तक। तो ये कहाँ पे यूज होता है? तो आपने देखा होगा जो हमारे बेसिक सेल्यूलर मोबाइल फोन्स होते हैं वो 700-800 मेगाहर्ट्ज से उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज शुरू हो जाती है, और कुछ कुछ की 1700-1800 मेगाहर्ट्ज तक होती है, और कुछ कुछ की 2000-2500 मेगाहर्ट्ज तक होती है फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि UHF से इनका बैंड शुरू हो जाता है सेल्यूलर मोबाइल फोन्स का। प्लस टीवी में भी ये इस्तेमाल होता है, और GPS सर्विसेज में भी ये बैंड इस्तेमाल होता है। फिर एल बैंड है, तो एल बैंड की फ्रीक्वेंसी रेंज है 1 to 2 गीगाहर्ट्ज। तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स में, और स्पेशली अभी जो 4G मोबाइल फोन्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स में अगर कोई पूछता है आपसे तो आप बता सकते हैं कि एल बैंड यूज होता है। और इसकी वेवलेंथ होती है 30 से 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 से 30 सेंटीमीटर। बहुत सारे रडार में ये फ्रीक्वेंसी यूज होती है, वाईफाई में ये फ्रीक्वेंसी यूज होती है, प्लस 5G, वाईफाई 5G लो बैंड। ओके, जो लो बैंड की 5G आपकी सर्विसेज होती है, 5G जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। एस बैंड, तो ये जो 4G LTE सर्विसेज होती है ना, उसमें एस बैंड यूज होता है। 2 से 4 गीगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है 7.5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। ओके, जो मिड और हाई बैंड होता है 5G का, वो भी इसी में फॉल करता है। और आपने देखा होगा 2.5 गीगाहर्ट्ज का आपका जो वाईफाई होता है, उस वाईफाई में भी, आपके जो घर पे लैंडलाइन वाईफाई होता है उसमें भी ये एस बैंड इस्तेमाल होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा ड्यूअल बैंड वाला आपके पास एंटीना वाला राउटर होता है, उसमें से एक फ्रीक्वेंसी होती है 2.5 गीगाहर्ट्ज, एक होती है 5 गीगाहर्ट्ज। तो जो 2.5 वाला है वो एस बैंड में ही आता है। सी 4 to 8 गीगाहर्ट्ज, यानी कि 3 सेंटीमीटर टू 7.5 सेंटीमीटर वेवलेंथ। इसमें बहुत सारे रडार्स ऑपरेट करते हैं, प्लस लॉन्ग रेंज रेडियो टेलीकम्युनिकेशन के लिए ये यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? ये जो अपर वाले 5G बैंड्स है ना, उनमें सी बैंड इस्तेमाल होता है। प्लस मैंने अभी आपको बताया था आपके जो वाईफाई है, वाईफाई में भी ये इस्तेमाल होता है। एक्स बैंड 8 to 12 मेगा 8 to 12 गीगाहर्ट्ज है ये, 8 to 12 गीगाहर्ट्ज। ओके, तो ये कहाँ यूज होता है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, बहुत सारे रडार्स में, टेरेस्ट्रियल ब्रॉडबैंड में भी इस्तेमाल होता है, स्पेस कम्युनिकेशन में, एमेचर रेडियो में, मॉलिक्यूलर रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी ये इस्तेमाल होता है। देन KU बैंड, ये जर्मन वर्ड है कर्ज अंडर। ओके, वहां से बना है ये KU। तो इसकी रेंज होती है 12 से 18 गीगाहर्ट्ज। KU बैंड ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बहुत इस्तेमाल होता है, और ये भी मॉलिक्यूलर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। ये साइंटिफिक मेथड्स हैं। देन K बैंड, जर्मन है ये टर्म कर्ज शॉर्ट। ओके, कर्ज से बना है K। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 18 to 27 गीगाहर्ट्ज। ये इस्तेमाल होता है रडार में, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस में, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। देन KA बैंड, KA बना है कर्ज एबव से। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 27 to 40 गीगाहर्ट्ज। ये इस्तेमाल होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, मॉलिक्यूलर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। नाउ V बैंड,
वी बैंड होता है 40 से 75 गीगाहर्ट्ज तक। अभी आप देखेंगे कि मिलीमीटर रेंज शुरू हो चुकी है। 4 to 7.5 मिलीमीटर की इसकी वेवलेंथ होती है। The V band is not heavily used except for millimeter wave radar search. मिलीमीटर वेव रडार जो होता है उसमें इस्तेमाल होता है ये, और कुछ कुछ साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स में भी ये इस्तेमाल होता है। नाउ W बैंड 75 to 110 गीगाहर्ट्ज, ये इस्तेमाल होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, मिलीमीटर वेव रडार रिसर्च में, और मिलिट्री रडार टारगेटिंग एंड ट्रैकिंग एप्लीकेशंस में ये इस्तेमाल होता है। जहां टारगेट को ट्रैक करना होता है वहां इस्तेमाल होता है। देन कम्स द मिलीमीटर। तो मिलीमीटर वेव जो होता है उसकी रेंज होती है 110 से 300 गीगाहर्ट्ज तक, और ये इस्तेमाल होता है मिलिट्री जो फायर कंट्रोल रडार होते हैं। फायर कंट्रोल रडार कौन होते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि रसिया के पास एक S-400 है रडार सिस्टम, ऐसे ही अमेरिका के पास भी रडार सिस्टम है। उसमें क्या होता है, फायर कंट्रोल करते हैं। फायर यानी कि मिसाइल का फायर, यानी कि दुश्मन जब आपके ऊपर फायर करता है तो उसको वहीं पे हवा में ही खत्म करने के लिए आप फायर कंट्रोल रडार इस्तेमाल करते हैं, जो कि मिसाइलों के साथ कनेक्टेड रहता है, और वो हवा में ही मिसाइल दुश्मन की मिसाइल को अपनी मिसाइल से मार के गिरा देते हैं। तो उनको हम फायर कंट्रोल रडार बोलते हैं। दूसरा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्कैनर्स। तो जो एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी स्कैनर्स होते हैं उनमें भी मिलीमीटर ये यूज होता है। अब आप समझ सकते हैं कितनी हाई फ्रिक्वेंसी इन स्कैनर्स में यूज होती है। HHMD बोलते हैं, जो हाथ में लिए रहते हैं जो सिक्योरिटी स्टाफ, उसको बोलते हैं HHMD, हैंड हेल्ड मेटल स्कैनर। तो उसके अंदर ये फ्रिक्वेंसी यूज होती है, ये बहुत हार्मफुल है। देन शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क्स। शॉर्ट रेंज के जो वायरलेस नेटवर्क हैं उनमें भी ये इस्तेमाल होता है, और कुछ कुछ 5G मोबाइल सर्विसेज में भी ये इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं इंफ्रारेड। अभी हमारी जो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब हम माइक्रोवेव से आगे बढ़ चुके हैं। अब हम माइक्रो से नैनो की तरफ बढ़ चुके हैं। ओके, तो इंफ्रारेड 400 टेराहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज, यानी कि 1 मिलीमीटर से 750 नैनोमीटर तक इसकी रेंज होती है। तो इसका कहाँ पे यूज होता है? इस ट्रांसमिट्स हीट फ्रॉम सन, फायर एंड रेडिएटर्स। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जहां भी हीट होती है ना, हमारी बॉडी से भी जो हीट निकलती है उसमें IR निकलता है। किसी भी जो भी जीवित जो भी एनिमल्स है ना, मैमल्स, उनमें सभी में से हीट निकलती है, और उस हीट IR के फॉर्म में निकलती है, इंफ्रारेड के फॉर्म में। तो आपने देखे होंगे कुछ कुछ इंफ्रारेड गॉगल्स होते हैं मिलिट्री के पास, तो वो पहनने के बाद अंधेरे में भी जो भी जीवित कोई भी जानवर होगा ना वो दिखाई दे जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा होता है, और वो इंफ्रारेड एमिट करता है। तो इस इंफ्रारेड को सेंस कर लेता है नाइट विजन जो भी कैमरा होता है, या नाइट विजन गॉगल्स होते हैं। देन विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट जो है, ये इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 400 टू 750 टेराहर्ट्ज। तो टेरा जो है वो होता है 10 टू द पावर 12, यानी कि 400 इंटू 10 टू द पावर 12 टेराहर्ट्ज। ओके, इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज है, और इसकी वेवलेंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 750 टू 400 नैनोमीटर होती है, या आप कहें 400 से 750 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। और इसके अंदर आप जानते हैं VIB GYOR, ये 7 कलर्स होते हैं। ओके, तो इस फ्रिक्वेंसी बैंड की वजह से ही हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं। ये पूरी रंगीन जो दुनिया है वो इस फ्रिक्वेंसी की वजह से है। अगर ये फ्रिक्वेंसी ना होती तो हमें भी कुछ भी चीज दिखाई नहीं देती, सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता। नेक्स्ट है अल्ट्रावायोलेट। अल्ट्रावायोलेट रेज आप जानते हैं,
ये बहुत हार्मफुल होते हैं, लेकिन स्किन इसको बहुत जल्दी इसको अपने अंदर रिसीव कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 750 टेराहर्ट्ज टू 30 पेटाहर्ट्ज। पेटाहर्ट्ज होता है 10 टू द पावर 15। ओके, यानी कि 30 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। इसकी वेवलेंथ होगी 10 टू 400 नैनोमीटर्स। UV radiation is widely used in medical and dental practices for killing bacteria, creating fluorescent effects, phototherapy। ओके, तो आपने देखा होगा UV रेज में कभी कभी, जैसे आप कभी भी डेंटिस्ट के पास गए हो तो आपने देखा होगा उनके जो टूल्स होते हैं, जो भी उनके अलग अलग टूल्स होते हैं, वो टूल्स एक ट्रे में रख के वो UV रेडिएशन के नीचे रख रख देते हैं उसको, तो उससे क्या है, सारे बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाते हैं। और फ्लोरिसेंट इफेक्ट जब क्रिएट करना होता है तब भी फोटोथेरेपी में, तब भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आपने ये कहाँ देखे होंगे, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को ब्लू बेबी सिंड्रोम वगैरह कुछ हो जाता है, तो छोटे छोटे बच्चों को ये ब्लू लाइट में रखा जाता है, उसमें UV लाइट निकलती है, तो उसमें से कुछ पीलिया वीलिया जैसी कई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट है एक्सरे। तो एक्सरे से तो सभी लोग वाकिफ हैं, एक्सरे का सभी लोग कभी ना कभी इस्तेमाल कर चुके होंगे। तो एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ये है 30 पेटाहर्ट्ज टू 30 एक्साहर्ट्ज। एक्सा होता है 10 टू द पावर 18, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 19 हर्ट्ज तक ये एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी होती है। और इसकी वेवलेंथ की अगर बात करें तो ये होती है 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। इसका इस्तेमाल होता है मेडिकल इमेजिंग में, जो कि हम नॉर्मली बात कर रहे थे अभी, एक्सरेज में। जैसे आप चेस्ट का एक्सरे करवाते हैं, हड्डी टूट जाती है कहीं की, हाथ की, पैर की, तो उसका एक्सरे करवाते हैं, तो उस मेडिकल इमेजिंग बोलते हैं उसको, उसमें काम आता है। सिक्योरिटी, कहीं भी सिक्योरिटी स्कैनर्स लगे होते हैं तो एक्सरे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यानी कि जहाँ पे आपका सामान, अभी तो हमने हैंड हेल्ड मेटल स्कैनर की बात की थी, अभी ये जो है, ये है आपका जहाँ पे आपका सामान क्रॉस होता है एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन में, या कहीं भी इंपॉर्टेंट ऐसे इंस्टॉलेशन में आप एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे आपके सूटकेस, ब्रीफकेस, बैग्स वगैरह आपके जो चेक होते हैं, स्कैन होते हैं, वो इसी एक्सरे स्कैनर से होते हैं। नेक्स्ट, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन से भी थेरेपी की जाती है, वहाँ पे भी एक्सरे का इस्तेमाल होता है। इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है तो ये नुकसान नहीं पहुँचाती। नेक्स्ट, चेकिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ आर्ट पीसेस। कोई भी इंपॉर्टेंट आर्ट वगैरह होती है तो उसमें उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कि कहीं बीच में ब्रेक तो नहीं है। कई स्कल्पचर वगैरह होते हैं महंगे महंगे, उनमें क्या है, कोई पीसेस जोड़े तो नहीं गए हैं, पूरा एक ही पीस है, ये देखने के लिए एक्सरे इमेजिंग की जाती है। अगर कहीं से उसमें क्रैक है तो वो पता चल जाता है, या दो पीस जोड़े गए हैं तो पता चल जाता है। और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, बहुत सारे इंजीनियरिंग डिवाइसेस होते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट और लास्ट है गामा। ओके, तो आपने देखा होगा गामा जो है वो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है और सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। ये कहाँ से निकलती है आपको पता होगा, जब भी कोई रेडियो एक्टिव डिके होता है तो वहां पे गामा रेज निकलती है। अल्फा, बीटा और गामा, तीन टाइप के एमिशंस होते हैं, तो उसमें से जो गामा है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 30 एक्साहर्ट्ज से ऊपर, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 19 हर्ट्ज से ऊपर। यानी कि आप कह सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 20 हर्ट्ज एंड अबव गामा रेज शुरू होते हैं। और अगर वेवलेंथ की बात करें तो 0.01 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है। और आप जानते होंगे कि ये कहाँ से निकलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में, वहां से बहुत ज्यादा गामा बर्स्ट निकलते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में।
दूसरा, जब भी कोई न्यूट्रॉन स्टार या पल्सार जो होता है वो रेडिएशन एमिट करता है बहुत हाई अमाउंट में, वहां से बहुत ज्यादा गामा रेज निकलते हैं। और तीसरा, जो ब्लैक होल होता है वहां से गामा एमिशन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। ओके, अभी देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो ये इतने ज्यादा आप जानते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और आप जानते हैं कि जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच म्यू, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, इसकी एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो पेनिट्रेशन पावर भी वेव का उतना ज्यादा होता है। तो गामा रेज का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है, तो ये कहीं भी पेनिट्रेट कर जाती है, किसी भी बॉडी में किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से क्रॉस हो जाती है। ओके, तो मतलब ये एनिमल्स को या जम्स को या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारने की क्षमता रखती है। तो इसको कहाँ यूज करते हैं हम, जैसे एक्सरे को हम यूज कर रहे थे अभी, वैसे ये भी मेडिकल इक्विपमेंट को स्टेरलाइज करने में यूज होती है। स्टेरलाइज फूड, इरेडिएटेड फूड, ये फूड को भी स्टेरलाइज करने में काम आती है। फूड के ऊपर जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देती है। उस अगर इसको एक्सपोज कर दिया जाए फूड के ऊपर, तो जो भी बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं। यूजेस एज ट्रेसर्स इन मेडिसिन, तो मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। द रेडियोथेरेपी इन ऑन्कोलॉजी टू किल कैंसरस सेल्स। ओके, तो क्या होता है, आपने सुना होगा कि रेडियोथेरेपी होती है लोगों की जिनको कैंसर हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ कैंसरस सेल्स पैदा हो जाते हैं, तो उन कैंसरस सेल्स को रेडियोथेरेपी के जरिए मारा जाता है, तो वहां पे ये इस्तेमाल होती है। प्लस गामा रे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में गामा रे का इस्तेमाल किया जाता है एस्ट्रोनॉमी के लिए, क्योंकि इनका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत डीप स्पेस तक ही आराम से ट्रेवल कर लेते हैं, इनकी एनर्जी लॉस नहीं होती, तो इसलिए इनको एस्ट्रोनॉमी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। जय हिंद।